उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी आगामी कार्यक्रमों को लेकर के सक्रिय दिखाई देने लगी और इसी कड़ी में पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष की मौजूदगी में शनिवार को देर शाम एक बैठक हुई, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी समेत पार्टी संगठन के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे हैं। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के आगामी 100 दिन के कार्यक्रमों पर चिंतन किया गया। खबर है कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी पार्टी बड़े स्तर पर बैठकें करने वाली है और इससे पहले रणनीतिक रूप से कार्यक्रमों को तय किया जा रहा है। हम आपको बताएं कि राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष शनिवार को उत्तराखंड में 2 दिन के दौरे पर पहुंचे हैं। शनिवार को मुख्यमंत्री और तमाम मंत्रियों समेत पार्टी संगठन के बड़े पदाधिकारियों से बातचीत की गई है। आज सभी सांसदों और मुख्यमंत्री समेत संगठन के बड़े पदाधिकारियों से बीएल संतोष बातचीत करेंगे। इस दौरान लोकसभा चुनाव के लिए बूथ स्तर पर तैयारियों से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। साथ ही विधानसभा चुनाव के दौरान कमजोर क्षेत्रों में मजबूती के लिए जरूरी कदम से जुड़े विषय भी इस बैठक में आएंगे। साथ ही सरकार के कामकाज को लेकर भी इन बैठकों के दौरान बातचीत की जाएगी। इसके अलावा सरकार के स्तर पर संगठन के रणनीतिक रूप से जरूरी फैसलों पर भी चर्चा हो सकती है। सुदीप जैन ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता फोन लाइन पर बने हुए हैं। सुदीप जैन, बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक रहने वाली है, क्या कुछ कार्यक्रम आज? देखिए, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष को पहले 4 अप्रैल को आना था, पर वो किन्हीं कारणों से नहीं आ सके। कल शाम वो एयरपोर्ट से सीधे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पहुंचे हैं। यहाँ सभी 9 मंत्रियों, मुख्यमंत्री और संगठन के पदाधिकारियों के साथ करीब 2 घंटे तक मंत्रणा चली है। इसमें सरकार के कामकाज, सरकार के एजेंडे पर चर्चा हुई है। सूत्र बताते हैं कि बीएल संतोष ने यह मंत्र दिया है कि आम आदमी से जुड़ी जन कल्याणकारी योजनाओं पर अधिक फोकस हो, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी जैसी शिकायतों पर सरकार सख्त रूप दिखाए और सरकार ये भी सुनिश्चित करे कि केंद्र से जो योजनाएं हैं वो राज्य में आम आदमी को समय से मिले। आज की यदि मैं बात करूं तो अभी 10 बजे से जो हारी हुई सीटें हैं उनके प्रत्याशियों के साथ बीएल संतोष समीक्षा करेंगे कि आखिर हार की क्या वजह रही। इसके बाद 12 बजे से प्रदेश कार्यकारिणी और 2:30 बजे से मोर्चों, प्रकोष्ठों और प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक है। तो आज बहुत टाइट शेड्यूल है बीएल संतोष का। और 10 बजे भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में मुख्यमंत्री भी पहुंच रहे हैं, जो कि हर बैठक में मौजूद रहेंगे। ठीक है सुदीप, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का कहना यह है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत से चुनाव लड़ेंगे और शानदार तरीके से जीतेंगे भी। तीरथ सिंह रावत ने कहा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत से दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे। कैलाश गहतोड़ी ने धामी के लिए सीट छोड़ी है, गहतोड़ी ने उनके लिए भी सीट छोड़ने की पेशकश की थी। वो बीजेपी के सच्चे सिपाही हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत की सीट भारी मतों से जीतेंगे। चंपावत और प्रदेश की जनता विकास चाहती है। पुष्कर धामी युवा के साथ कर्मठ और जुझारू भी हैं, जिनके नेतृत्व में प्रदेश चहुमुखी विकास करेगा। स्थान भी तय हो गया है, चंपावत से लड़ेंगे और जिन्होंने सीट छोड़ी है वो पूरी तरह से मैं जानता हूं कि वहाँ भी अपनी भाजपा सीट पिछली बार भी थे, अभी थे। जब खुद मुझे भी विषय आया कि सीट लेने की, तो उस आदमी ने तो मुझे अपना साइन करते हुए और कोरा पैड दे दिया था कि आप लड़ो। तो उस समय भी कहा, अभी भी उसने निमंत्रण। तो ये बहुत बड़ी मैं कह सकता हूँ कि आदमी का समर्पण उन्होंने किया है। निश्चित है कि उस सीट को हम लोग जीतेंगे और भारी बहुमतों से जीतेंगे, क्योंकि लोग विकास चाहते हैं। और मसूरी की लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत भी शामिल हुए हैं और इसी के साथ साथ आपको बताते चले, इस बैठक में ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, कल्चरल, सिविल एविएशन और पर्यटन को लेकर के केंद्र और राज्य सरकारें द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के साथ योजना के क्रियान्वयन के बारे में जानकारी ली गई है। बैठक में प्रदेशों को पर्यटन की दृष्टि से कैसे विकसित किया जाए, इस पर चर्चा की गई है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना के तहत दिए गए बजट पर कितना काम हुआ, बजट का सही इस्तेमाल किया जा रहा है या नहीं, इन सब पर विस्तृत
विस्तार से चर्चा की गई है। तीरथ रावत ने कहा है कि बैठक में केंद्रीय और राज्य के संबंधित सचिव मौजूद रहे, उनके द्वारा विस्तृत रिपोर्ट पेश की गई है। देहरादून के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट को नेशनल से इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, जिसके तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा भी की गई है। पर्यटन की दृष्टि से उत्तराखंड काफी महत्वपूर्ण है। पर्यटन व्यवसाय के साथ रोजगार के साधन को बढ़ावा दिए जाने पर भी विचार विमर्श किया गया है। एक हफ्ते का दौरा और ऐसे 4-5 स्टेटों का, लक्षद्वीप था, कर्नाटका बंगलोर में, और उसके उड़ीसा भुवनेश्वर में। आज उत्तराखंड स्टेट का कल शाम को भी मीटिंग रही, आज भी लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में वहाँ जाना हुआ। और ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, कल्चरल, ऐसे एक महत्वपूर्ण जो कमेटी है जिसके अंदर सिविलाइजेशन, पूरा एयरपोर्ट आदि सारा, इवन आपका जल मार्ग, रोड, रेलवे कनेक्टिविटी, ये सारा आता है ट्रांसपोर्ट, और साथ ही टूरिज्म, पर्यटन, और हर स्टेट कल्चरल एक्टिविटीज, इन सब के उसमें स्टेटों की चर्चा, वहाँ किस तरह का आगे वर्क हुआ है, और जो केंद्र सरकार के द्वारा एक। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वीरों की भूमि पौड़ी के पीठ सैण पहुंचे। यहां उन्होंने पेशावर कांड के महानायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की स्मृति में आयोजित क्रांति दिवस मेले का शुभारंभ किया, जहां श्रीनगर विधायक डॉक्टर धन सिंह रावत और पौड़ी विधायक राजकुमार पौरी की ओर से उनका स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि के साथ साथ सैनिक बहुल क्षेत्र है। इस मौके पर धामी ने कहा कि राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू किया जाने को लेकर जल्द ही एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। यहाँ के हमारे यहाँ पर जो बागवानी का क्षेत्र है, ऑर्गेनिक का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में हम प्रयास करेंगे। इस क्षेत्र में यहाँ के लोगों को मिलाकर जो यहाँ की कृषि आधारित हमारी जो योजना है, उसी से रोजगार मिलेगा। ये चूँकि मेला प्रत्येक वर्ष लगता है और चंद्र सिंह गढ़वाली जी मेला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में शनिवार को हिस्को के संस्थान में पद्म भूषण डॉक्टर अनिल जोशी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच पर्यावरण संरक्षण को लेकर लंबी चर्चा हुई। हिस्को ग्राम में मुख्यमंत्री धामी ने हिस्को की तरफ से किए जा रहे पर्यावरण संरक्षण के कामों को देखा। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हिस्को संस्थान के डॉक्टर अनिल जोशी पर्यावरणविद के साथ साथ समाजसेवी भी हैं और कई विषयों के विशेषज्ञ भी हैं। उन्होंने यहां पर पर्यावरण संरक्षण के साथ ही जल संरक्षण के क्षेत्र में काफी काम किया है। वे आम लोगों को ऐसी तकनीक के बारे में बताते हैं जो ग्रामीण और सीमांत इलाकों में आसानी से अपनाई जा सकती है। इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ उन क्षेत्रों का विकास भी होगा। इसका उदाहरण हिस्को में देखने को मिल सकता है। हिस्को पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में जो काम कर रहा है वो भविष्य में हमारे लिए प्रेरणा बनेगा। सरकार इन योजना को अपनाएगी और इसे आगे भी बढ़ाएगी। समाज सेवी भी हैं डॉक्टर जोशी जी, और बहुत सारे विषयों के विशेषज्ञ भी हैं। उन्होंने जो यहाँ पर जल संचय से लेकर प्रकृति का कैसे संवर्धन हो, से यहाँ पर जो सामान्य से सामान्य व्यक्ति कैसे, और एक बिल्कुल जो समाज की हमारी अंतिम छोर है, हमारी ग्राम सभाएं, हमारे ब्लॉक, या हमारा मैं कहूँ कि एक सीमांत का क्षेत्र हो, उन क्षेत्रों में कैसे चीज़ों को डेवलप किया जाए, उसका एक यहाँ पर हर प्रकार से उदाहरण है। यहाँ पर घराट भी हैं, यहाँ पर हमारा जल संचय का भी है, हर प्रकार की चीज़ें यहाँ पर जो है प्रकृति संरक्षण के लिए यहाँ पर जो वृक्ष डेवलप हुए हैं लोगों के सहयोग से, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मैं कहूँ कि आने वाले समय के लिए भी हम लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए प्रेरणा है। इसको हम लोग एडॉप्ट करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे।
पर्यटकों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए कैंप कार्यालय में प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक की है। ये बैठक पर्यटन नगरी मसूरी में आ रहे पर्यटकों की परेशानियों को दूर करने के लिए चर्चा की है। मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि पर्यटक सीजन होने के चलते मसूरी शहर में भारी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। होटल फुल चल रहे हैं। कई बार पर्यटकों को अपनी गाड़ियों में ही सोना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा समस्या पर्यटकों के वाहनों की पार्किंग की आ रही है। इन्हीं कुछ समस्याओं को हल करने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक की गई। प्रशासनिक व पुलिस की लापरवाही के कारण पुलिस को दिक्कत आ रही है, इसलिए मैंने आज एसपी ट्रैफिक, डीएम देहरादून, एसडीएम मसूरी, ईओ मसूरी, उन सभी अधिकारियों को यहाँ पर बुलाया था और विस्तार से ट्रैफिक के सुधार कैसे, इसके बारे में चर्चा हुई। मैंने निश्चित किया है कि जो 2 पार्किंग, एक इंक्लेट पार्किंग और एक टाउन हॉल की पार्किंग, जब तक संस्था को हैंडओवर नहीं होती उसको फ्री, जनता के लिए फ्री खोल दिया जाए। आगे बढ़ रहे हैं। चारधाम यात्रा को लेकर के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने देहरादून में समीक्षा बैठक की और इस बैठक में स्वास्थ्य, परिवहन और पर्यटन विभाग के अलावा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। मंत्री सतपाल महाराज ने सभी विभागों के अधिकारियों को कहा कि वे बेहतर तरीके से समन्वय स्थापित करें ताकि चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यात्रा मार्ग पर खाद्य सामग्री की कमी नहीं पड़नी चाहिए। इसको लेकर जो भी प्लान हो वो तैयार किया जाए। श्रद्धालुओं को ताज़ा और अच्छा खाना मिले, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। संबंधित विभाग समय समय पर इसको लेकर चेकिंग अभियान भी चलाए। श्रद्धालुओं को रहने और खाने में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि चारधाम यात्रा के दौरान मास्क सभी के लिए अनिवार्य रहेगा। इसके अलावा यदि केंद्र सरकार कोरोना को लेकर कोई भी गाइडलाइन जारी करती है तो प्रदेश सरकार उसका भी पालन करेगी। की और पीडब्ल्यूडी की बड़ी महत्वपूर्ण बैठक रही। इसमें सभी विभाग उपस्थित रहे और इसमें हमने बड़े ठोस निर्णय लिए हैं। मास्क मैंडेटरी रहेगी, कंपलसरी रहेगी। जो भी यात्रा करेंगे मास्क पहन करके जाएंगे, सैनिटाइजेशन होगा। हमने जो टैक्सी ड्राइवर हैं, बस ड्राइवर हैं, उनको भी हिदायत दी हैं और सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कहा है कि आप कार पार्क बनाएं और जो कंजेशन है, जो ट्रैफिक के अंदर काफ़ी ट्रैफिक में कंजेशन हो जाता है, उसके लिए जो निदान के उपाय हैं वो करिए। तो उसके लिए हमने कुछ हिदायत भी दी हैं और जो कार जो हैं जो खड़ी हो जाती हैं उनको उठा करके टो किया जाए और फाइन लगाए जाएं ताकि कम से कम लोगों में मैसेज जाए कि भाई हम नॉनसेंस नहीं स्वीकार करेंगे और निश्चित रूप में ट्रैफिक कंजेशन को कम करेंगे। जगह जगह ये भी हिदायत दी गई है कि मार्ग जहां अवरुद्ध होते हैं वहां जेसीबी तैनात किए जाएं और इसमें कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं कि डीजल किसका खर्च होगा। हमने कहा ये इश्यूज हम खुद सॉल्व कर देंगे, पर यात्रा रूट खुला रहना चाहिए, ये एक हमारी प्राथमिकता होगी। तो काफ़ी निर्णय हमने लिए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत करके कैरिंग कैपेसिटी पे भी निर्णय लिया जाए। यात्रा और इधर खेल मंत्री रेखा आर्य ने शनिवार को रायपुर के स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज का निरीक्षण किया। इस दौरान क्रिकेट स्टेडियम में फैली अव्यवस्थाओं पर रेखा आर्य ने अफसरों को फटकार लगाई। खेल मंत्री ने आने वाले समय में जल्द बैठक के आदेश भी दिए हैं। अफगानिस्तान का कि अभी सरकार की तो ये प्रायोरिटी है कि हम खेल को प्रोत्साहन दें और निश्चित रूप से खेल के प्रोत्साहन में खेल मैदान हो या खेल से जुड़ी अन्य साधन संसाधन हो, सरकार सब चीजों को दुरुस्त करेगी और निश्चित रूप से आने वाले समय के हिसाब से जो हम यहाँ पर राष्ट्रीय खेल का आयोजन करने का हम जो सपना देख रहे हैं, 38वां जो राष्ट्रीय खेल होने जा रहा है उसकी मेजबानी जो है उत्तराखंड करे, उसकी तैयारी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग बेहतर तरीके से जो है 2024 में हम लोग तैयारी कर भी रहे हैं और करेंगे भी और निश्चित रूप से समय समय के साथ सुधार की आवश्यकता रहती है। रही बात पश्चिम बंगाल की, तो अभी तो मैं उस पर कुछ नहीं कहूंगी, आने वाले समय के हिसाब से जो है उस पर निर्णय लिया जाए। देखिए
रुड़की में नगर निगम बोर्ड की बैठक में इतना हंगामा हुआ कि मेयर और पार्षद ने एक दूसरे पर भ्रष्टाचार का आरोप तक लगा दिया। बैठक में हंगामा इतना बढ़ा कि मेयर गौरव गोयल और पार्षदों ने एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप तक लगा दिए। बैठक में कलियर विधानसभा से कांग्रेस विधायक फुरकान अहमद भी शामिल हुए, जिनके पास ये हंगामा चलता रहा, जिनके सामने हंगामा चलता रहा। आपको बता दें कि काफी समय बाद नगर निगम की बोर्ड की बैठक आयोजित की गई थी। बोर्ड की बैठक में पार्षदों ने कुछ प्रस्ताव पास करा लिए, लेकिन कुछ पार्षदों के प्रस्ताव पास नहीं हो पाए, जिसके बाद बोर्ड की बैठक में अचानक हंगामा शुरू हो गया। ये तो हमेशा ऐसा होता है, लेकिन मेरा ये कहना है, मैंने आज सभी पार्षदों से भी कहा और मेयर से भी कहा कि हम अपने हंगामों के बीच में जनता के कामों को रुकने न दें। बोर्ड की मीटिंग स्थगित होती रहे, डेट लगती रहे, प्रस्ताव पास ना हो, जनता के काम रुके। मेरा कहना है जो भी बहुमत हो, जिस भी पक्ष में हो, वो प्रस्ताव पारित हो जाने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, मैंने एक लीज के मामले में एफआईआर के लिए कहा है कि अगर शहर में सरकारी संपत्तियों की बंटेधार हो रही है तो बंटाधार बंद होनी चाहिए। जो लीज बिना बोर्ड में लाए जिनके पैसे जमा कराए गए हैं उनमें अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, अपराध पंजीकृत होना चाहिए। ये आज बोर्ड की बैठक प्रस्तावित थी। शहर के विकास को लेकर बहुत सारे प्रस्ताव रखे गए थे, जिन प्रस्तावों के अंदर कुछ पार्षदों द्वारा विकास के कुछ प्रस्ताव रोक दिए गए। नहर की पटरी का सौंदर्यीकरण, शहर के जो आम जन से जुड़े हुए विषय थे। और कुछ पार्षदों की मानसिकता इतनी खराब है कि उनके द्वारा दूसरे वार्डों में होने वाले विकास प्रस्ताव को भी रोक दिया गया। बहुमत में जो पार्षद थे, जिनकी संख्या 22-23 थी, उन्होंने कुछ ऐसे पार्षद जो 17-18 की संख्या में थे, उनके द्वारा जो होने वाले उनके वार्डों में विकास के प्रस्ताव थे, उनको रोकने का काम किया। बीजेपी में जाने की चर्चाओं पर आखिरकार कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके प्रीतम सिंह ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। प्रीतम सिंह ने कहा है कि आखिर ये खबरें कहां से आ रही हैं कि वो बीजेपी में जा रहे हैं और इसकी प्रामाणिकता कौन कर रहा है। प्रीतम सिंह ने कहा कि उन्हें इस बात की नाराजगी जरूर है कि जिस प्रकार से कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल और प्रभारी देवेंद्र यादव ने गुटबाजी की बात की, तो यदि मेरी गुटबाजी से कोई सीट पार्टी हारी है या मैंने किसी नेता के खिलाफ सार्वजनिक मंच से कोई बयानबाजी की है तो जांच कर मेरे विरुद्ध कार्रवाई जरूर की जाए। उत्तराखंड में मौसम का अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। एक ही और निचले क्षेत्र में भीषण गर्मी पड़ रही है तो साथ ही जंगल धू-धू करके जल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर विश्व विख्यात केदारनाथ धाम में जमकर बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के बाद धाम का नजारा बेहद खूबसूरत हो गया है। केदार धाम में ठंड भी बढ़ गई है। साथ ही 6 मई से शुरू होने वाली केदारनाथ यात्रा तैयारियों में भी व्यवधान पैदा हो रहा है। ऋषिकेश के शत्रुघ्न घाट पर गंगा गौ सेवा समिति की ओर से आयोजित संध्याकालीन आरती में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने हिस्सा लिया। इस मौके पर गीतकार व रचनाकार मनन द्विवेदी के वीडियो गीत ख्यालों में का पोस्टर कैबिनेट मंत्री ने लॉन्च किया। अग्रवाल ने वीडियो गीत ख्यालों में के पोस्टर को लॉन्च करते हुए कहा कि युवा गीतकार व रचनाकार मनन द्विवेदी ने बहुत ही सुंदर तरीके से इस गीत को अपनी आवाज दी है और जितनी अच्छे शब्दों को उसमें लिखा गया है। कहा कि हमारे क्षेत्र में कई प्रतिभावान युवा साथी हैं जो उचित मंच के अभाव में पीछे रह जाते हैं। कहा कि हमें आवश्यकता है कि ऐसे प्रतिभावान युवाओं को सामने लाकर उन्हें प्रोत्साहित करने की जरूरत है। युवा गीतकार व रचनाकार मनन द्विवेदी ने बताया कि इस गीत को लिखा, कंपोज और गाया भी उन्हीं के द्वारा गया है। ऑफिशियली ये खुद जो मेरा पहला गाना है ये लॉन्च हो रहा है और आने वाले 3 या 4 महीनों में मेरे 2-3 गाने और आएंगे। ये मेरा पहला गाना है। नहीं, ऑफिशियली ये खुद जो मेरा पहला गाना है ये लॉन्च हो रहा है और आने वाले 3 या 4 महीनों में मेरे 2-3 गाने और आएंगे। ये मेरा पहला गाना है। इधर रुड़की से बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। हरिद्वार से गुजरात वापस ये बस लौट रही थी। सवारियों से भरी बस मंगलौर के पास पलटी।
दिल्ली नेशनल हाईवे 58 पर बड़ा हादसा हुआ है। 12 से अधिक लोग घायल हुए हैं। घायलों को फिलहाल सिविल अस्पताल में पहुंचा दिया गया है, लेकिन 2 लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।